शुरू करें। हाँ जी सर। ओके। तो ये दो ग्राफ्स हैं। ये आप लोग की बुक्स में भी दिए होंगे कि अगर मतलब ये पहला पहला वाला जो है ये फोर्स है। मतलब ये ग्राफ है एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई। ये ग्राफ थोड़ा सा आपको पीडीएफ में थोड़ा बेटर मिल जाएगा। यहाँ पे अब मे बी शायद थोड़ा सा उसकी वजह से है। इसको थोड़ा विजिबिलिटी आ रही है ग्राफ की। क्लियर है सर। ओके, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस पे हम लोग ने फोर्स प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और यहां पे ये एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है एस, इस तरफ। अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है ये लीनियरली बढ़ता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ा रहे हैं। और यहां पे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां तक का जो अभी तक इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है। इसको अगर हम ग्राफ पे फोर्स की वैल्यू प्लॉट करते जा रहे हैं, जो कि फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब फोर्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसके साथ बढ़ता जा रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे हैं उसके साथ, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के साथ। तो इसको हम जो निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है वर्क डन जो होगा इसकी केस में, वर्क डन हो जाएगा जो ये वाला एरिया है ओ ए बी में, जो इस एरिया में कवर्ड है, वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, आपने देखा। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पर इसमें जो ये एरिया कवर कर रहा है उतना ही है। एक दूसरा ग्राफ जो है ये, मतलब ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव में ये वाला ग्राफ दे दिया और चार ऑप्शन दे दिया कि इसमें वर्क की वैल्यू कौन सी है, तो इसमें वर्क की वैल्यू हो जाएगी हाफ, मतलब ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है ना आपको एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है। बेस हो गया डिस्प्लेसमेंट, हाइट हो गई टोटल फोर्स, उसकी हाफ। दूसरा ग्राफ है कि मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है और पर बॉडी डिस्प्लेस यहां तक हो गई है, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पहले वाले केस में क्या था कि फोर्स बढ़ता जा रहा है हर पॉइंट पे। इसमें क्या हो जाएगा कि ये टोटल ये हो गया और ये वाला, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये ओ ए बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू याद रखना वर्क की। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ होगी मतलब कोई भी एल की जगह एफ रख दो, ब्रेथ की जगह एस रख दो। तो इस ग्राफ से ये वाला, इन दोनों ग्राफ्स का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव में मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो ग्राफ्स भी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि ग्राफ प्लॉटेड हो और पूछ लिया जाए कि इसमें जो टोटल फोर्स की वैल्यू वो कितनी आ रही है। तो इक्वेशन में अगर ये वाला मतलब ये वाला ग्राफ है तो आप ये वाला करेक्ट मार्क करेंगे, और अगर वो वाला ग्राफ दिया हुआ है तो ये वाली वैल्यू मार्क करेंगे। बेसिक मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो जो यूजुअली बच्चों को जो डर लगता है वो फिजिक्स से ही लगता है। फिजिक्स का रीजन बीइंग कि यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा है। एप्लीकेशन कैसे कि आपने कॉन्सेप्ट इतना पढ़ा हुआ है, पर हो सकता है कि क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हट के आएगा। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वो वही पूछ रहे हैं। बायो है, जो पढ़ा है वही वहीं पे पूछ रहे हैं। फिजिक्स में क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, उसका एप्लीकेशन पूछा हुआ है वहां पे। तो ये वाली चीज है कि मतलब हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर दें। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप वहां पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करना कि 40 में से एटलीस्ट आप 35 प्लस स्कोर करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका ये रहना चाहिए कि जो, जैसे मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में ये चीज बताई है कि आपके 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में से 4 हैं करने होते हैं आपको, पर अपनी स्पीड ऐसी रखो कि एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन कर लो। तो आपकी, हो सकता है कि जो टॉपिक से आपको डर लग रहा हो उस टॉपिक में आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि टॉपिक टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, पर टीचर उसमें थोड़ा लीनियंट हो जाता है, क्योंकि उसको खुद पता है कि ये मतलब जितनी यूनिट है उनमें से सबसे टफेस्ट टॉपिक है। तो इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आप मतलब स्पीड अपनी इतनी रखिए कि जो 6 क्वेश्चन है, 6 में से आप 5 अटेम्प्ट करें, आपकी बेस्ट 4 ही उसमें से लिए जाएंगे। और अगर 6 में 6 कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है वो।
अगला है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई बॉडी है, हवा में है, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, नीचे की तरफ आ जा रही है, तो वेट इसका इक्वल टू ये हो जाता है, और फोर्स इक्वल टू, फोर्स इज द वेट। कोई भी बॉडी जिस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो फोर्स उसका डब्ल्यू हो जाता है वेट, और उसका फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया। उसके बाद एक चीज मुझे बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है कि जो जैसे बॉडी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, जैसे लिफ्ट वाले केसेस हो गए, उसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ग्रेविटी किस तरीके से एक्ट कर रही हो, तो पूछना हो तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताऊं फिर, किसी को भी डाउट हो इसमें तो। सर इसके फॉर्मूले में सिर्फ माइनस लगाना है ना? नहीं, मैं बता रहा माइनस इसमें तब हमेशा पॉजिटिव देखो एक मोमेंट वाले में मैंने बताया था कि कन्वेंशन है कि अगर क्लॉकवाइज है तो हम माइनस साइन लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव लेते हैं। सेम केस है इसमें, कि इसमें कन्वेंशन क्या है कि बॉडी हमेशा जब ऊपर फेंकी जा रही है, जब बॉडी ऊपर फेंकी जा रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करेगा। और बॉडी अगर ग्रेविटी के साथ नीचे आ जा रही है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर बॉडी पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो प्लस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h। क्लियर है? सर इसके एक बार एग्जांपल्स बता दीजिए सर। जैसे एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका, जैसे बॉल ही ले लो। बॉल का सबसे इजी एग्जांपल है, बॉल की जगह आप रिप्लेस कर दो फिर लिफ्ट से, तो लिफ्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट एक्ट करता है। और सेम को कि मंकी अगर एक रोप पे चढ़ रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ये सारे उसके ही डेरिवेशन है। बॉल का मैं इसलिए इजी बोल रहा हूं कि बॉल एक ऐसी चीज है जो सस्पेंडेड है हवा में। ठीक है, इसको मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ये आगे आपके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्सप्लेन इजीली कर देगा। सर जैसे कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो थीटा 180 हो जाएगा, तो वो फोर्स जीरो हो जाएगा ना? मतलब एक मिनट फिर से, एक वर्क मिनट फिर से जीरो हो रिपीट जाएगा। करो। एक मिनट अब सर बोलो। जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हाँ थीटा 180 हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ तो उस वही केस वही में चीज सर बोल, वर्क वही बोल, जीरो हो नहीं जाएगा। नहीं, सुनो गिरीश, माइक ऑन रखो। मैं कह रहा यस हूं कि सर। सुनो, अब यहाँ पे क्या है ना कि जो थीटा वाला केस है, थीटा वाला केस स्लोप के केस में काम करेगा। यहाँ पे लिफ्ट का माइनस इसलिए हो जाएगा कि लिफ्ट हमेशा जब ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ग्रेविटी का इधर इधर यस एक्ट सर। कर रही है, इधर एक्ट कर रही है, तो इस वजह से ये माइनस साइन आता है। वर्टिकल वाले के केस में जो माइनस और पॉजिटिव का है, अभी भी ध्यान से सुनो कि मतलब ये बॉडी जब ऊपर जा रही है, ग्रेविटी तो ऐसे एक्ट कर रही है, तो ये तो ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी ऐसे है, ये ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दोनों जब ये बॉडी है और ये ग्रेविटी है, तो ये दोनों एक लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ ही एक्ट कर रहा है। तो हाँ, तो ये जैसे बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बॉल रखी हुई है जमीन पे, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये एक डिस्टेंस h ट्रेवल करी और इस पोजीशन पे आ गई। क्योंकि ये यहां से ऊपर गई थी तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करा था, तो इसका जो फोर्स था वो था माइनस mg। और यहां पे पहुंच के जो इसकी वैल्यू हो गई माइनस इसकी mgh। यहां पे ये मतलब इमेजिन कर लो रुक गई थोड़ी देर के लिए, मतलब वो रुकती नहीं है, जाती है फिर इसका नीचे आ जाती है। फिर सेम जब ये बॉल जब नीचे आएगी तो इसकी जो फोर्स इस पे होगा वो प्लस mg हो जाएगा, क्योंकि ये अब ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है। जिन्होंने डाउट पूछा था उनको थोड़ा क्लियर हुआ? सर लाइक इसका नेटवर्क जीरो आ जाएगा क्या फिर? ऑब्वियस है यार, देखो पोटेंशियल, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखो, इसमें दो चीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। नेट जीरो नहीं होता, नेट जीरो देखो, अगर तुम रियल वर्ल्ड की बात करोगे तो नेट जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तुमने पढ़ा होगा कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो वो मतलब कुछ लॉसेस होते हैं उसमें, जो रियल वर्ल्ड है। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं लाइट ऑन करता हूं, ठीक है, लाइट ऑन करी, बल्ब ऑन हुआ, तो 100% उससे लाइट एनर्जी नहीं आ रही है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है। सेम केस है ये वाला, बॉल को अगर आप ऊपर भेजोगे तो फ्रिक्शन भी तो है हवा में,
अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे तो रियल वर्ल्ड में तो फ्रिक्शन को भी तो इनकाउंटर करना होगा हमें। उसके बाद क्या होता है, पर यहाँ पे क्या है ना सर कि अब अगर जैसे, हम मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं आइडियल केस है, मतलब कि हाँ अब मैं फ्रिक्शन आइडियल, हाँ वगैरह उसी पे आ एब्सेंट है, रहा तो हूँ, सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आइडियल वर्ल्ड में आ जाओ, आइडियल वर्ल्ड में इसको मतलब फ्रिक्शन को हटा दो यहाँ से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद हवा में इस बीच में काइनेटिक एनर्जी इस पे एक्ट कर रही होगी, इस पॉइंट पे आके स्टेशनरी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पेंडुलम वाला केस पता है कि अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, इस इस पर्टिकुलर जगह पे और इस पर्टिकुलर जगह पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आके ये हल्का सा रेस्ट पे आ जाती है, और यहाँ पे ये मतलब जब इस जगह पे जाएगी तो हल्का सा रेस्ट पे आ जाएगी। तो पेंडुलम जब यहाँ पे है तो ये रेस्ट में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब ये इधर हल्का सा मूव करने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती जाएगी। फिर इस पॉइंट पे आके यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल रुकती नहीं है, पर अज्यूम किया जाता है कि इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि इससे आगे ये नहीं जा रही है, यहाँ पे आके रुक के फिर ये वापस आ जा रही है और इस तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट पे भी, जिससे पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही है, जहां पे आके रुक के वापस आ रही है, वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये वाला केस है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। डाउट अभी भी, गिरीश, नो सर, सोहा? कंफर्म, क्लियर। क्लियर सर। ये वाला क्लियर हो गया ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब जो लिफ्ट वाली चीज पे बात कर रहे थे, अब ये वाला पॉइंट देखो। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग अ स्टेयर स्लोप और अ, ये लिफ्ट होगा, LIFT, लिफ्ट। समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे ऊपर जा रहे हो, मतलब या फिर स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हो, या एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, जो आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेम ही एक्ट करेगी। और हाँ, नेगेटिव वर्क व्हेन बॉडी गोज अप, ये सारे ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर एक बॉडी ऊपर थ्रो करी गई है तो इनमें से उसकी मतलब नेटवर्क की जो नेटवर्क जो किया गया है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इन तीन का आप ध्यान रखना। कभी भी देखो, बस तीन चीज का ध्यान रखो। अगर पहली चीज है कि पॉजिटिव केस में क्या है कि वर्क अगर हो रहा है और पॉजिटिव वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क कैसे हो रहा है कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है और अपनी ही डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूं तो बॉडी अगर आगे की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव है। अगर मैंने पुश कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा जोर लग रहा है, उसका रीजन बीइंग कि जहां पे बॉडी रखी हुई है वहां पे फ्रिक्शन है, पर फ्रिक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। और जीरो क्या हो जाएगा कि मैंने अगर किसी चीज को टाई किया है, उसको गोल घुमाई जा रहा हूं, वो सर्कुलर है, तो उस केस में जो वो बॉडी वर्क कर रही है, जो गोल घूम रही है, वो जीरो हो जाएगा। ये थोड़े एग्जाम्पल्स याद करो, और इसी से रिलेट करके अगर क्वेश्चन आता है वर्क पे, तो उसकी वैल्यू आप उसके थ्रू मतलब वहां पे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अब यूनिट क्या है फोर्स, उसकी वर्क की यूनिट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया। वर्क की जो यूनिट है वो 1 जूल है, फोर्स की 1 न्यूटन, मतलब न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब इसकी जो CGS यूनिट होती है, ये होती है, ये इधर आ जाएगा, ये SI यूनिट है। SI यूनिट क्या है, जूल। अभी अंशिका कोई डाउट है क्या आपको? ओके, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद 1 जूल जो है, 1 जूल SI यूनिट है, तो ये क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और जो CGS यूनिट होती है उसकी यूनिट है अर्ग, ERG, अर्ग।
वो चाहेगा न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट है डाइन होती है, तो इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, फिर से ये वाला रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आ सकता है आपके में, मतलब मान के चलो जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा रिटन में। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर बताया था। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। 1 मीटर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁵5 डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10⁵7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, और ये आ जाएगी वैल्यू 10⁵7 अर्ज। इसमें कोई डाउट? ये तो सिंपल डेरिवेशन है, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो इसमें। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। मतलब पावर क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर काम को हम कैसे कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक काम करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो पावर वहां पे मतलब जो जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अगर मैं उसी काम को आधे घंटे में कर दे रहा हूं, तो वो क्या हुआ, काम तो जल्दी हो रहा है पर पावर मेरी ज्यादा लगे, मतलब पावर ज्यादा लगेगी। तो एक चीज का इसमें ध्यान रखना, पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जो ये वाला है मतलब जो पावर है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, जैसे टाइम फॉर एग्जांपल 1 घंटा लग रहा है, तो पावर जो जनरेट हो रही है वो मतलब कैसे मतलब इस तरीके से। हाँ मतलब अगर 1 घंटा अगर किसी काम को करने के लिए लग रहा है तो पी आ रही वैल्यू। तो अगर हम टाइम को हाफ कर देते हैं तो पावर की वैल्यू 2p हो जाएगी, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हाफ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2p आ जाएगी वैल्यू। ये क्लियर है? ये चीज का मतलब ये देखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर पावर टाइम से रिलेटेड है, तो अगर किसी काम को करने के मतलब ये मैथ्स वाला अलग चीज हो गई, यहाँ पे फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई काम हम आधे घंटे में कर दे रहे हैं और कोई काम सेम काम हम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो पावर जो स्पेंट है वो ट्वाइस है जो हम लोग आधे घंटे में काम कर रहे हैं उस केस में। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्पेंट बाय सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन 1 सेकेंड। ये इसका मेजरमेंट हो गया, मतलब जो टोटल वर्क कर रहे हैं, एक कोई भी काम है इन 1 सेकेंड, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क। वही फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। तो दो फैक्टर हो गए। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स पूछते हैं तो आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप दोनों फैक्टर बता दोगे हर केस में, हर फॉर्मूले के केस में। जैसे वर्क के केस में आपको पता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो आपके जो फैक्टर्स थे, पहला था फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इस केस में पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, तो वही अमाउंट ऑफ वर्क डन और टाइम टेकन। If a constant force F acts on a body, it displaces the body by the distance s in the direction of the force in the time t, then the work done is F is work, तो F into S है, पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम F into S अपॉन t। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी है, फोर्स इनटू स्पीड। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? बता दो एक बार। पावर इक्वल टू वर्क इनटू स्पीड। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। सिंपल डेरिवेशन है, पहले वर्क का फॉर्मूला निकाल दिया, लिख दिया, फिर उसके बाद टाइम का वो पावर का फॉर्मूला लिख दिया, उसको टाइम से डिवाइड किया। फोर्स तो वैसा का वैसा रहा। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, टाइम टी है, तो एवरेज स्पीड वी आ गई, तो पावर हो जाएगा एफ इंटू वी। एक फॉर्मूला ये भी है, न्यूमेरिकल में आपसे इस मतलब पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मतलब ये है। कोई डाउट? विश्वजीत? नो डाउट सर। ओके। अब यूनिट ऑफ पावर क्या सर है? एक बार पावर और टाइम का रिलेशन बता दिए दोबारा से। ओके, पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम हो गया। अब
इसको देखा जाए तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है, क्योंकि फॉर्मूले में टाइम नीचे है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मैं कहूं कि अगर एक काम को करने के लिए मुझे 1 आर लग रहा है तो पावर हो जाएगा 1/1 यानी पी। अगर सेम काम को करने के लिए मुझे हाफ आर लग रहा है तो ये हो जाएगा 1/12। तो ये हो जाएगा मतलब क्योंकि ये नीचे है हाफ तो ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2p हो जाएगी। तो ये टाइम के साथ पावर की वो रिलेशन हो गया। ओके सर, ओके सर। हम्म। अब आ जाओ इस पे। यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी वॉट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट्स आपसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कितनी है पावर की, वॉट है। 1 वॉट क्या होता है, वर्क की यूनिट आपको बताई थी 1 जूल होती है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन, वो अर्ज, अर्ज सॉरी, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन, वो याद रखना। तो 1 वॉट इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, 1 जूल/सेकंड हो गया। और ये एम है मेगावाट, किलोवाट, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा गलत गलत गलत, रुक जाओ रुक जाओ। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल/सेकंड, 1 किलोवाट, किलो की वैल्यू 10⁻3 होगा, ये 10⁻3 हो जाएगा यहाँ। 103 नहीं है, ये 10⁻3 है, ये 10⁻6 है। मेगा, ये मेगा है, मेगा। ये किलो है, ये गीगावाट हो गया, ये भी 10⁻9 है। ये माइक्रो हो गया, 10 माइक्रो हो गया, नहीं ये माइक्रो है। ये मिली, मिली वॉट है, मिली, स्मॉल एम मिली वॉट है, ये 10⁻³ हो जाएगा। ये म्यू है, म्यू हो जाता है माइक्रो, इसका मतलब होता है हो जाता है 10⁻6। ये यूनिट्स क्लियर है, छोटी छोटी मतलब यूनिट्स हैं, इनसे मतलब पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये ये किलोवाट है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है, जो कि इक्वल होता है 0.746 किलोवाट के। मतलब 746 वॉट को 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट आ जाता है, 0.746 किलोवाट। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इन सबका इतना नहीं है, ये तो आपके उसमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। बट हॉर्स पावर जो ये वैल्यू है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। और हाँ, बाई चांस वैसे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में 10th में वैल्यू लिखी होती है, बाई चांस अगर न्यूमेरिकल में नहीं है तो वैल्यू याद रखना। अब डिफरेंस वर्क और पावर में, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस एक दो मतलब डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, मतलब 2 या 3 नंबर नहीं, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उसमें ये डिफरेंस आ जाते हैं। पहला तो वही है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन, फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे। पावर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये डिपेंड्स ऑन टाइम, फॉर्मूला में ही दिख रहा है। पहले दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस लिख दो यूनिट का, इसकी यूनिट जूल होती है, इसकी यूनिट वॉट होती है। फिर आ जाते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन परफॉर्म। पावर क्या थी, किसी मतलब किस रेट पे हम काम को कर रहे हैं। एनर्जी क्या हो गई, उस पावर को जनरेट करने के लिए बॉडी की जो कैपेसिटी चाहिए जो काम करे, वो एनर्जी है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क व्हेन मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन परफॉर्म। मतलब कितना आप बॉडी से, अपनी बॉडी से काम कर सकते हो, एक पर्टिकुलर मतलब ह्यूमन बॉडी ले लो, मशीन ले लो, वो उसकी एनर्जी डिटरमाइन करता है। When a body does work, its energy decreases, while if the work is done on the body, its energy increases। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर कोई बॉडी काम कर रही है तो उसकी बॉडी डिक्रीज करेगी, ये नहीं, पर दूसरा वाला। वाई इफ द बॉडी इज डन, इफ द वर्क, अगर किसी बॉडी पे काम किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले कौन पूछ रहा था, वो वाले क्वेश्चन पे था ना, गिरीश, गिरीश बोल रहे थे। देखो, whenever work is done there is always transfer of energy। मतलब ये जो हम बॉल फेंक रहे हैं, नीचे ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, ये वो वर्क कर रहे हैं, एनर्जी का चेंज हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो काइनेटिक टू पोटेंशियल ना। हाँ,
मतलब पोटेंशियल टू काइनेटिक टू पोटेंशियल टू फिर से काइनेटिक टू पोटेंशियल, मतलब ये एग्जाम्पल हो गया उसका कि मतलब कभी भी कोई भी बॉडी काम कर रही है उसका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आप लोग ने वो फूड चेन के बारे में सुना है? एक कॉन्सेप्ट है बायो में कि मतलब जब भी फूड फूड यस चेन में क्या सर। होता है कि कभी भी कोई भी एनिमल दूसरे को खाता है तो एनर्जी, जैसे हमने प्लांट्स, क्या होता है प्लांट्स ने जैसे 100% एनर्जी अब्जॉर्व करी फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 90% लॉस हो जाता है, 10% ट्रांसफर हो जाता है दूसरे को, ये 10% लॉ होता है। हर नेक्स्ट जो भी कंज्यूमर है उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। तो इसका रीजन बीइंग यही वाली चीज कि थोड़ी सी एनर्जी जो मैं पहले बता रहा था कि लॉस होता है, मतलब खाना खाना भी एक वर्क करना ही है, मतलब वो एनर्जी को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना, वर्क, पावर, एनर्जी तीनों स्केलर यूनिट वो क्वांटिटीज हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो स्केलर ही मार्क करना। देखो, इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द टू इट डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल सर्कुलर पाथ। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर पाथ के केस में एनर्जी भी मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो है, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है, बस ये याद रखना, वर्क डन जीरो, इस वजह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। एसआई यूनिट इसका भी जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ज है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, ये याद रखना। इसकी और यूनिट्स हैं, वॉट आर, सर वन एक वॉट बार इज थर्ड वन, पॉइंट समझा दीजिए। कौन सा वाला, कौन सा थर्ड। वाला? थर्ड, ये whenever work is done there is always a transfer of energy, नो सर, इससे ऊपर वाला। when a body does work its energy decreases while if the, हाँ, मतलब देखो, जब भी आप काम कर रहे हो तो एनर्जी का लॉस, मतलब एनर्जी, मतलब कोई भी बॉडी काम कर रही है तो उसका क्या होता है ना कि एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है कि किसी के ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये बॉक्स है, अगर इस पे मैं एनर्जी, अगर इस पे मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैं क्या, जो फोर्स ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरी एक एनर्जी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरी क्या हो रही है, एनर्जी नीचे जा रही है, जो फोर्स ऐड कर रहा है उसकी एनर्जी नीचे जा रही है। पर ये जो बॉक्स है, क्योंकि इस पे फोर्स एक्ट हुआ है, इस पे एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई है, मतलब ये आगे मूव कर रहा है, तो यानी इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई है जिसकी वजह से आगे जा रहा है। मतलब मेरी जो एनर्जी थी वो इसमें गई तब ये आगे गया। समझ गए आप यहाँ पे? सोहा थी शायद, हाँ सोहा। मतलब सर जितना फोर्स वर्क करेंगे हम उतनी ज्यादा एनर्जी मतलब देगा वो। हाँ मतलब आप इस चीज से समझो, आप इस चीज से समझो कि अगर जैसे ये है, ये बॉक्स है, अगर मैंने इस पे फोर्स एक्ट किया तो मैंने जितनी एनर्जी ट्रांसफर करी है उतनी ही एनर्जी इसको मिलेगी। मतलब रियल वर्ल्ड में तो थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह वो सब लॉसेस होते हैं, उसको अलग रखा जाए। अगर मैंने इसको 10 किलो न्यूटन, मतलब 10 जूल एनर्जी से, मतलब मैंने इसको ट्रांसफर करी, मतलब मैंने 10 जूल एनर्जी यूज करी, फोर्स जनरेट किया, ये आगे बढ़ी, तो ये आगे, अब इस पे मैंने एक्ट किया है, मतलब इस पे जो मैंने फोर्स लगाया है उसकी वजह से इस पे एक्ट हुआ है, तो ये आगे बढ़ी है। तो इसमें वो 10 जूल एनर्जी बढ़ गई, उतनी आगे जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। एग्जाम्पल लो कार का, कार जब आगे कब जाती है, जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। हम उसमें जो पेट्रोल डाल रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वो फ्यूल जो बर्न हो रहा है, वो एनर्जी जो फ्यूल बर्न होकर ट्रांसफर हो रही है, वो कार की मशीन्स के पार्ट्स में जा रही है, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ रही है, वो आगे, मतलब एनर्जी उसे मिल रही है जो उससे आगे लेके जा रही है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ओके अब? सर। और तो एक ये वॉट आर का है, वॉट आर है, 1 वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर, 1 वॉट। 1 वॉट इन 1 आवर, 1 वॉट आवर की जो यूनिट है वो ये है। हाँ, 1 वॉट आवर का मतलब हो गया 1 वॉट 1 आवर तक एक्ट कर रहा है। 1 वॉट आवर इज द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। अब वॉट का आपको पता ही था,
इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड हो जाता है। और ये थोड़ा सा मुझे यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ देखो, ये क्या गया। 1 वॉट R = 3600 जूल हो गया। ठीक है, देखो 10 मिनट में अब ये क्लास एंड होने वाली है, तो जल्दी से मैं आपको ये कराता हूँ। 1 वॉट R = 3600 जूल हो गया। 3600 कहां से आ गया, जे तो आपको पता है वॉट से आ गया। एक मिनट, यहाँ पे कुछ डेरिवेशन। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था आपका, आपको याद है। अभी हो ना आप लोग, ये देखो ये जूल अपॉन सेकेंड हो गया, इंटू एक आर की वैल्यू क्या होती है, 3600 सेकेंड होती है। एक वॉट की वैल्यू होती है 1 जूल अपॉन सेकेंड, 1 जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 60 × 60 होता है, 60 मिनट होते हैं घंटे में, और 60 सेकेंड होते हैं उसमें, तो 3600 का सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 वॉट R = 3600 जूल, जूल रह जाएगा। तो और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6 किलो जूल हो गया। तो 1 वॉट R = हो गया 3.6 किलो जूल, ये हो गया किलो वॉट आर। अगर उसमें ही, मतलब 1 किलो वॉट आर है, तो उसको मतलब ये डेरिवेशन आपको क्लियर है कि 3.6, ये 3.6 किलो जूल था यहाँ पे। अब उसको 3.6 इंटू 10⁶ कर दोगे तो मेगा जूल आ जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है। फिर उसके बाद कैलोरी होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी है। 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees to 15.5 degrees Celsius or through 1 degree Celsius। कैलोरी क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट है। और 1 कैलोरी क्या होती है कि हीट रिक्वायर्ड, मतलब एक पैन में वाटर ले लो, 1 ग्राम वाटर मतलब पानी लिया हमने, उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री है, उसको 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक पहुंचाने के लिए जितनी हीट चाहिए, मतलब कैलोरीज के टर्म्स में, वो मतलब, और या फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल इक्वल टू, ये वैल्यू याद रख लेना, इक्वल टू 0.24 कैलोरीज, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी की वैल्यू हो जाती है 1000 कैलोरीज, इसको इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू होगा यहाँ पे 4180 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर इन द केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। एनर्जी मतलब जो ट्रांसफर होती है उसके केसेस में, एटॉमिक पार्टिकल्स के केसेस में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 electron volt is the energy gained by the electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी 1 वोल्ट। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये सारे सारे ऑब्जेक्टिव वाली चीजें हैं जो मैंने अभी तक ज्यादातर कराई हैं आपको। लिविंग डेरिवेशन, डेरिवेशन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ये डिफरेंस आ गया, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, फॉर्मूला से आपको पता ही है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। इसकी यूनिट जूल है, इसकी यूनिट वॉट है। आई गेस इतना ही है आज के लिए। ऑल दी बेस्ट। तो हाँ, तो अब ये बताओ कि हम लोग के पास बचे हैं अप्रोक्स 5 मिनट हैं, तो डाउट है किसी को कोई, या फिर कोई चीज रिपीट करवानी हो। सोहा, विश्वजीत, आरोही, नो सर, अनुराज, क्लियर।
सारा क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसका Yes, sir. एनर्जी वाले जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं कराऊंगा आपका, फिर ये वर्क पावर एनर्जी वाला टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को बताओ, या फिर क्लास एंड करें, कोई एक बता दो। सर क्लियर। ओके चलो मैं क्लास एंड कर रहा फिर है। थैंक यू। Thank you, sir. हाँ 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 विश्वजीत। No doubt, sir. बस ये कह रहा था, sir. Thank you, sir. ओके 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 ओके।